विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है जिस प्रकार से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के भी अध्यक्ष हैं, जिनकी पंजाब दिल्ली में प्रांतीय सरकार है, सत्तारूढ़ है, जिन्होंने देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक व्यापक जन आंदोलन किया था अन्ना हजारे के नेतृत्व में। समय ने ऐसी पलटी मारी कि 2024 को देश में व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे संघर्ष करने वाले, देश में भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लेकर संघर्ष करने वाले, रामला मैदान से लेकर जंतर मंतर तक अलग जगाने वाले अरविंद केजरीवाल दिल्ली सरकार में भ्रष्टाचार, शराब नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय के शिकंजे में हैं। न्यायालय ने उन्हें 28 तारीख को 2 बजे तक की हिरासत दे रखी है। इस प्रकरण में जहां पूरे विपक्षी दल, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टियां, जनता दल, समाजवादी पार्टी, अन्य पार्टियां देश के लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी और के लोग देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लिप्त लोगों को शिकंजे में डालने की बात करें। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल कह रही हैं कि 3 बार की निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करके जेल के मुखिया अरविंद केजरीवाल को जेल में डालना अलोकतांत्रिक है। वहीं देश के नामी अधिवक्ता मनु सिंह भी ईडी की अदालत में तर्क दे रहे हैं कि मेरे क्लाइंट का नाम अधिकांश अपराधियों ने नहीं लिया, केवल एक अपराधी ने लिया। ये ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। परंतु वहीं इंडिया गठबंधन, जो भारतीय जनता पार्टी मोदी नेतृत्व वाली सरकार को देश से उखाड़ फेंक कर देश में लोकशाही को मजबूत करने की हुंकार भरकर जो गठबंधन बना है, वो कल चुनाव आयोग से मिला और निर्वाचन आयोग से उसने कहा कि इस प्रकार से निर्वाचित सरकारों को, विपक्षी दलों को जिस प्रकार से मोदी सरकार जेल में डाल ली है, वो अपने आप में लोकतंत्र पर कुठाराघात है। और खासकर लोकसभा चुनाव 2024 की रणभेरी के समय इस प्रकार के कृत्य लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदायक है और इससे रोकने के लिए आप चुनाव आयोग मोदी सरकार को निर्देश जारी करें। सवाल ये उठता है, क्या वास्तव में ये सरकारें इस प्रकार से कार्रवाई करने योग्य नहीं हैं? संविधान में इसी चीज को देखते हुए, जहां अन्य मामलों में इन मुख्यमंत्रियों और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को सुरक्षा दी, वहीं भ्रष्टाचार के मामले में संविधान को मालूम था कि जो सत्तारूढ़ लोग अगर अनैतिक कार्य करके देश के साथ, जनता के साथ विश्वासघात करके अपने निज स्वार्थों को पूरा करें या दलीय स्वार्थों को पूरा करें, उन पे अंकुश लगाना, उन पे कार्रवाई की जानी चाहिए। अब ये है कि जिस प्रकार की हठधर्मिता केजरीवाल कह रहे हैं मैं जेल में रह के सरकार चलाऊंगा, पदलोलुपता, हमें मालूम है केजरीवाल के इस प्रकरण पर उनके राजनीतिक गुरु
अन्ना हजारे कह रहे हैं, बहुत दुखी मन से कह रहे हैं, मुझे बड़ा दुख हुआ कि देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने में मेरे जन लोकपाल आंदोलन में सहभागी रहे अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कृत्य किया। मैं मना कर रहा था कि दिल्ली सरकार के मुखिया होते हुए वो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाए, न कि दिल्ली को शराब का गटर बनाए। सरकार की जो पहली नीति थी शराब की, उससे सरकारी कोष में योगदान होता था। जिस तर्क के आधार पर सरकारें शराब का वितरण करती हैं, व्यापार करती, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 2021-22 में जो शराब की नई नीति बनाई, उसके तहत दिल्ली के शराब के ठेकों को सरकारी दुकानों से हटाकर निजी दुकानों को देने का काम किया। और उससे ये दिल्ली सरकार के सचिव ने ये लिखित वो किया कि इससे दिल्ली सरकार के कोष को नुकसान हुआ और ये त्रुटिपूर्ण है। उसी के बाद राज्यपाल ने इसकी सीबीआई जांच की, इसमें अनेकों हैं, उसी में ईडी का हस्तक्षेप भी हुआ। इस पूरे मामले में इस प्रकार देखा किस प्रकार से घिनौना अपराध, जिस प्रकार से ये सिंडिकेट दक्षिणी राज्यों के सिंडिकेट के साथ, शराब सिंडिकेट के साथ मिलकर यहाँ पे निहित स्वार्थ के 300 करोड़ 100 करोड़ की घूस इत्यादि का आरोप अरविंद केजरीवाल पे लग रहा है और उनकी पार्टी पे लग रहा है। अरविंद केजरीवाल के अधिकांश सहयोगी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा के बड़े जाबाज नेता संजय सिंह, जैन, कई मंत्री संतरी विधायक तिहाड़ जेल की सलाखों में भ्रष्टाचार के मामले में, जिस भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर हमें मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पर कहते थे इन पे आरोप लग गया, इनको अपने पद पे रहने का। कांग्रेस के उस समय प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, शीला दीक्षित को कहता था, सोनिया गांधी को कहता था, सलमान खुर्शीद को कहता था, न जाने किन किन को भी कहता था। उन्हें पद पे रहने के लिए वो अनैतिक बताता था, उन्हें इस्तीफा देने की बात। आज जब अब खुद पे आई तो बगल जांच का सामना करने का साहस नहीं आया। जो कहते हैं हम सुविधा नहीं लेंगे, वो सुविधा अपने आवास को करोड़ों रुपए का इस प्रकार से सजा रहे थे। कहीं तो नैतिकता नहीं दिखी, केवल जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए मासूम चेहरा, जनता को कुछ खराब देना कि महिलाओं को मुफ्त, पुरुषों को नहीं, ये लिंग भेद करना, अंध तुष्टीकरण की बात करना, अपराधियों को सजा देने के बजाय जिस प्रकार दामनी आंदोलन में एक अपराधी को संरक्षण देने का काम किया, बाल अपराधी मानकर, उसके बाद अन्य उसमें अंध तुष्टीकरण का कार्य किया। दिल्ली दंगों में ये कई ऐसे प्रकरण हैं कि जिनके संगी साथी दागदार नजर आए हैं, अपराधों में और आरोपों में घिरे आए, उनको दूरी बनाए रखने के लिए जो लोग जन हितों का काम करते थे, उन लोगों को, जैसे ये इनके संस्थापक थे आम आदमी पार्टी के शांति भूषण के सुपुत्र प्रशांत भूषण और यादव, योगेंद्र यादव से लेकर श्रीओम से लेकर कितने भी लोग यहाँ पे हैं जो इनके बगलवीर थे, बहुत मजबूत स्तंभ था। कपिल मिश्रा, उन्होंने जब इन पे आरोप लगाया कि कपिल केजरीवाल पर, तो उस समय बचाव के लिए कुमार विश्वास से लेकर योगेंद्र यादव आगे आए। आज की स्थिति भी बहुत शर्मनाक है। अन्ना हजारे कह रहे हैं मुझे बहुत दुख हुआ। इस प्रकार की स्थिति को देखकर हमने मनीष सिसोदिया और केजरीवाल को समझा दिया था, आप इस प्रकार का अनैतिक कार्य न करें। आप शराब को दिल्ली के जन जन तक पहुंचाने के काम करने के बजाय दिल्ली के चंद व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली के कोष में इस प्रकार का हथकंडा न करें।
आप भ्रष्टाचार को मिटाने का काम करें, आप शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम करें, आप देश के भविष्य निर्माण का काम करें। परंतु उनकी सलाह को दरकिनारे करके जो अरविंद केजरीवाल 2013 में 49 दिन की सरकार को जन लोकपाल लागू न किए जाने के नाम पर कुर्बान करता है, वो कई सालों से दिल्ली के शासन में आसीन होने के बाद जन लोकपाल की तरफ ध्यान भी नहीं देता। किस प्रकार का खुद पे जो आरोप लगे उनका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तो बहुत उन्होंने ये कहा कि जैसे करनी वैसे भरनी, कानून अपना काम करे। पर मैं देख रहा हूँ जिस प्रकार से विपक्षी दल देश में इस प्रकार के भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो मोदी सरकार के ये कार्य है, एजेंसियां कर रही है, उसको दलीय स्वार्थ से उसका विरोध कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल को इन आरोपों को सामना करने के लिए ईडी ने 10/9 नोटिस दिए पेश होने के, सफाई देने के उन्हें इलीगल और अलोकतांत्रिक बताते रहा, अधिकार क्षेत्र से बाहर बताते रहा। और उसके बाद जब वो 10वें में दिल्ली उच्च न्यायालय ने जब उन्हें गिरफ्तारी से बचाव करने से हाथ खड़े किए, बचाव का संरक्षण नहीं दिया, तो वो दूर शाम को ईडी ने इनको गिरफ्तार करने का काम किया। ऐसी स्थिति में क्या सवाल ये उठता है कि इन राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार करने का विशेषाधिकार है, कानून से आगे बढ़कर है। जो खुद उन्होंने लक्ष्मण रेखाएं, मर्यादाएं बनाई है, उन मर्यादाओं को तार करने का, संविधान को तार करने के लिए ये वाजिब सवाल है कि केंद्र सरकार या किसी भी प्रदेश की सरकार को अपदस्थ नहीं करना चाहिए, दल बदल नहीं करना चाहिए। जहाँ तक ये आरोप में भी लगा रहे हैं कि चुनावी बॉन्ड का जो भ्रष्टाचार हो रखा है, जो खुलासा हो रखा है, उसको छुपाने के लिए ये अरविंद केजरीवाल को मोहरा बनाया गया। हो सकता है ये हो, पर अरविंद केजरीवाल को 10 बार महीनों से, पिछले 2023 से ईडी बुला रही है, वो जा नहीं रहे हैं। क्या कोई नागरिक देश के कानून से बढ़कर है? हमारे तो ये मांग है देश की तमाम सरकारों से, वो ये इस प्रकार का दल बदल के कार्य न कराए। ये न्यायिक, ये जो चुनाव के बॉन्ड में इस प्रकार का हथकंडा न अपनाए, चुनाव को इस प्रकार से सरल बनाए कि आम आदमी केवल चुनाव के लिए ही 5 साल तक काम न करे, लूट खसोट के राजनीति न करे, देश में अपराध सबके लिए बराबर हो। हमारे तो ये मांग है विशेष होना चाहिए इन अपराधियों पर जो राजनीति में जनसेवा के नाम पे आते हैं। अगर वो देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ, देश के संविधान के साथ, देश की अखंडता के साथ इस प्रकार के कृत्य करते हैं, उन्हें आम नागरिक से डबल उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। हमारा ये तमाम मानना है। इन सब बातों से हमारा ये अनुरोध है कि सरकारें निष्पक्षता से काम करें। ये नहीं कि ये दलीय हमारा अपराधी और विरोधियों का अपराधी नहीं। जिसने भी देश के खजाने में लूटने का काम किया, भ्रष्टाचार का काम किया, वो चाहे किसी भी सत्ताधारी पार्टी का हो, विपक्ष का हो, उस पर अंकुश लगना चाहिए, उसको कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कल तक जिस पे तुम आरोप लगा रहे थे वो तुम्हारे दल में आए और उसे फिर कार्रवाई न हो। इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। देश में नैतिकता हो। इसीलिए देश को जिस प्रकार से आतंक का चारों तरफ देश से घुसपैठ की जा रही है, राष्ट्रद्रोहियों द्वारा भारत पर कब्जा करने के लिए देश में इस प्रकार से को अपने स्वार्थों के लिए शिकंजे में रखने के लिए जिस प्रकार के तमाम हथकंडे पाकिस्तान से लेकर पश्चिमी जगत कर रहा है, इस्लामिक जगत कर रहा है, उस पे अंकुश लगाने के लिए देश में दिशावान राष्ट्रभक्त सरकार की नितांत आवश्यकता है, जो इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त
राजनीतिक दलों को कड़ाई से अंकुश लगा सके, चाहे केजरीवाल हो या भारतीय जनता पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के हो, कांग्रेस के हो या राष्ट्रीय जनता दल के हो। जनता दलियों में जिस प्रकार की अवसर वार्ता नीतीश कुमार ने दिखाई, तो देश की सरकार को चाहिए कि राष्ट्रद्रोही भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ी निर्ममता से कार्रवाई करे, जिससे देश मजबूत हो और निष्पक्षता से कार्रवाई करे। हमारा यही मानना है। और ये जो रो रहे हैं, किसने आपको ये नहीं कहा आप नौकरियों के नाम पर लोगों की ज़मीनें लें, आप भ्रष्टाचार करें अपने निहित स्वार्थ, उससे ये हो चुनाव में सुधार करें। किस ढंग से चुनाव कम से कम पैसे में हो, आम आदमी से शिक्षा, रोजगार, न्याय, चिकित्सा ये कोसों दूर हो गई है। आम जनता को रोजगार मिले, ये है कि देश की सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दलीय स्वार्थ के लिए और निहित स्वार्थ के लिए इस प्रकार के अवसरवादी तत्वों पर अंकुश लगे। इसी आशा और विश्वास के साथ हमारा ये मानना है कि बहुत दिशावान, मजबूत राष्ट्रवादी सरकार चाहिए, जो देश को इस प्रकार के राष्ट्रद्रोहियों के और भ्रष्टाचारियों के कुचक्र से बचाए जा सके। जो सरकारें यहाँ देश के नागरिक को 76 साल में देश के आम नागरिकों को भारतीय नहीं मना पाई, देश को अपनी भाषा वही अंग्रेजी की गुलामी ढो रहे हैं, देश के सर्वोच्च न्यायालय में भारतीय भाषाओं में फरियाद नहीं की जा सकती है, सुनवाई नहीं की जा सकती है, देश की भाषाओं में शिक्षा, रोजगार, शासन ये नहीं मिल रहा है। ये किसकी कमी है? देश को अभी तक अपना नाम नहीं मिला। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ये ज़रूरत है देश में एक मजबूत सरकार की, जो इस प्रकार के तमाम अपराधियों पर शिकंजा लगा सके, राष्ट्रद्रोहियों पर शिकंजा रखे, ताकि आम आदमी को शिक्षा, रोजगार, न्याय मिल सके, जो वर्तमान में आम आदमियों से कोसों दूर है। चुनाव भले ही संसद नहीं बने, ये पुरानी बने, आम जनता को ये दिखनी चाहिए हमारी सरकार है, उसके कार्रवाइयाँ जनहित में होनी चाहिए, न कि केवल भारत चाहे तीसरी देश, संसार की तीसरी या पहली भी अर्थव्यवस्था बन जाए, अगर वो कल्याणकारी नहीं है, जन कल्याणकारी नहीं है, देश की बेरोजगारी दूर करने वाली नहीं है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने वाली नहीं है, देश में आतंकवाद और राष्ट्रद्रोहियों पर अंकुश लगाने वाली नहीं है, ऐसे विकास का देश का कोई लेना देना नहीं। इसी आशा और विश्वास के साथ कि वर्तमान सरकार इस दिशा में महत्वपूर्ण काम करेगी। चुनावी नारे कितने भी हों, परंतु इस बात का साफ है, देश की आज़ादी को, देश की व्यवस्था को भ्रष्टाचारियों, अलगाववादी, जातिवादी, क्षेत्रवादी और दलीय अंधभक्तों से देश को नुकसान होता है। इसी आशा और विश्वास के साथ देश में मजबूत सरकार की ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचारियों और राष्ट्रद्रोहियों पर अंकुश लगा सके, देश की आम जनता को शिक्षा, रोजगार, न्याय और समानता का अवसर दे सके, बिना जातिवाद, क्षेत्रवाद और संप्रदायवाद के भेदभाव के सबको सम्मानजनक जीने का अवसर दे सके। जय हिंद, जय भारत।